वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री को। और हिस्ट्री में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो कि बिहार शिक्षक भर्ती और उसके साथ में अन्य भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हुए यहाँ से चलेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है यहाँ पर कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में ही एक और नया प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो प्लासी की जो लड़ाई है ये कब हुई थी, तो ये 1757 में हुई थी। कब हुई थी, 1757 में हुई थी, जो कि प्रश्न के साथ ही दिया हुआ है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी, तो 1757 में हुई थी। यहाँ पर अगर हम लोग डेट की बात कर लें कि 1757 में ये कब हुआ था, यानी कि किस तारीख को हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून को। कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था। यानी प्लासी की जो लड़ाई है ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस लड़ाई में ये लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई जो है ये किसके किसके बीच हुई थी, तो ये अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि उस समय क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई थी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन। तो इनमें से रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने, और बंगाल के नवाब कौन थे, तो सिराजुद्दौला थे। और इसमें जीत किसकी हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या किया था, हरा दिया था इस युद्ध में। किसे, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे इस युद्ध में हराया था, तो सिराजुद्दौला को इसने क्या किया था, युद्ध में हरा दिया था। सिराजुद्दौला को क्या किया था, युद्ध में हरा दिया था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो कि अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। तो ये समाचार पत्र कौन सा था, अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलिस्ट और हरिभूमि। तो इनमें से कौन सा था जो कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित जो था वो अल हिलाल था। कौन सा था, अल हिलाल था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि इस प्रश्न से बन सकते हैं। तो अबुल कलाम आज़ाद जो है, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी ये अल हिलाल थी। अल हिलाल जो है ये किस भाषा में की पत्रिका थी, ये तो ये उर्दू भाषा की पत्रिका थी। किस भाषा की पत्रिका थी, तो उर्दू भाषा की पत्रिका थी। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी, तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका थी और उर्दू भाषा में थी। इस पत्रिका का जो संपादन है ये 1912 से लेकर के 1914 ईस्वी तक हुआ। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पर क्या था कि प्रेस अधिनियम के द्वारा इसके संपादन को बंद करना पड़ा था। प्रेस अधिनियम के द्वारा इसके संपादन को बंद करना पड़ा था। तो अल हिलाल एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी और इसका संपादन 1912 से लेकर के 1914 के बीच में अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। अब हम लोग देखेंगे अबुल कलाम आज़ाद को, तो ये वही अबुल कलाम आज़ाद है जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री। क्या, पहले शिक्षा मंत्री हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन, तो अबुल कलाम आज़ाद है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनने वाले थे उन प्रश्नों को हम लोग देख लिए। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे
कि अशोक ने कब कलिंग को जीता, तो इसने 261 ईस्वी में कलिंग को जीता। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अशोक ने कलिंग को कब जीता या फिर कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो 261 है, सॉरी यहाँ पर ईस्वी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ईसा पूर्व होगा। क्या होगा, ईस्वी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ईसा पूर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो क्या हो जाएगा कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता। अब इसके बाद कलिंग को जीतने के बाद उसने क्या किया, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो कलिंग को जीतने के बाद इसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति सत्ता के लिए त्याग दी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा अशोक के विषय में। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दी। इसके बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया, तो अशोक जो था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 261 ईस्वी में कलिंग पर किसका शासन था। तो कलिंग का राजा जो था वो खारवेल था। और कलिंग विजय के बारे में जो भी बातें हैं वो अशोक ने कहाँ उत्कीर्ण करवाए हैं, तो उसने अपने 13वें शिलालेख पर सारे वक्तव्यों को उत्कीर्ण करवाया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो ये क्या 11 में है, 12 अधिकरणों में है, 14 अधिकरणों में है या फिर 15 अधिकरणों में है। तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितना, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न निकल कर के आता है कि कौटिल्य जो है इन्होंने किसकी रचना की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। या फिर अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य जो है इनका अन्य नाम भी है, तो अन्य नाम में इन्हें क्या कहा जाता है, तो चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो क्या 11 है, 12 है, 14 है या फिर 15 है। कितने अधिकरणों में विभाजित है ये, तो ये जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितना, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। निम्न में से ये कथन किस व्यक्ति का है। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये कथन निम्न में से किसका है, तो ये कथन किसका है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या लोकमान्य तिलक का है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, महात्मा गांधी का है या दयानंद सरस्वती का है। किसका है ये, तो ये जो है ये दयानंद सरस्वती का कथन है। किसका है, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। ये कथन जो है ये दयानंद सरस्वती का है। अब दयानंद सरस्वती को हम एक बार जानते हैं कि ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने वैदिक धर्म को जोड़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की है, तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती ने की। और उन्होंने इस ग्रंथ में नारा दिया वेदों की ओर लौटो। उन्होंने क्या नारा दिया, तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस के माध्यम से यानी किस ग्रंथ में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश में। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 10 अप्रैल कब, तो 10 अप्रैल 1875 को 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी।
युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, हेनरी विलियम डेरोजियो थे या फिर डेविड हेयर थे? कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, हेनरी विवियन डेरोजियो थे या फिर डेविड हेयर थे? कौन थे युवा बंगाल आंदोलन के नेता? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे ये कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो, राइट आंसर ऑप्शन सी। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला निम्न में से कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्रश्न में ही एक और प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। अगर हम लोग डेट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कब? 22 से 23 अक्टूबर। 22 से 23 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी तथा नवाबों और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसमें अगर दूसरे पक्ष में देखा जाए तो दूसरे पक्ष में मुगल की तरफ से इसमें शाह आलम द्वितीय थे। मुगल के तरफ से कौन थे इसमें? तो शाह आलम द्वितीय थे। और इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउदौला भी थे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सिराजुदौला नहीं है, सुजाउदौला है। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में युद्ध किया, जो कि 22 से 23 अक्टूबर को हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और इसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है, पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा कि ये प्राकृत भाषा। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो क्या है? प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। अगर भाषा पूछे तो प्राकृत भाषा, लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्राकृत के साथ में यूनानी और अरमाइक भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश की बात हो रही है। लेकिन कुछ अभिलेखों में यूनानी और अरमाइक भाषा का भी देखने को मिलता है। और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी के साथ में मुख्य रूप से खरोष्ठी लिपि भी देखने को मिलती है। निम्न में से किस स्थान से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? और ये द्विभाषाएं जो है ये है ग्रीक और अरमाइक। कौन कौन सी भाषा है? तो ग्रीक और अरमाइक ये दो भाषाएं हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या शर-ए-कुना कंधार से प्राप्त हुआ है, मानसेहरा से प्राप्त हुआ है, कालसी से प्राप्त हुआ है, या फिर कलिंग से प्राप्त हुआ है। कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? द्विभाषाई अभिलेख जो कि ग्रीक और अरमाइक लिपि में है। तो ये हमें कंधार से प्राप्त हुआ है। शर-ए-कुना कंधार से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने से के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ। यह कथन निम्न में से किस महापुरुष का है? समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है, सरदार पटेल का है, महात्मा गांधी का है, या फिर लोकमान्य तिलक का है? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो होगा इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी।
यानी महात्मा गांधी का ये कथन है कि समूची प्रजाति के नपुंसक हो जाने का खतरा उठाने के मुकाबले मैं हिंसा को 1000 गुना बेहतर समझता हूँ। राइट आंसर ऑप्शन डी। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? अपना मुख्य कार्यालय इन्होंने कहाँ पर स्थापित किया और कब स्थापित किया? किसने? तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने। तो 1882 अडयार, 1885 बेलूर, 1890 आवडी और 1895 वेल्लूर। तो कहाँ पर इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसने भारत में 1882 में 1800 भारत में इसने क्या किया? 1882 में अडयार यानी कि मद्रास में। अडयार कहाँ पर? तो मद्रास में। अडयार में 1882 में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। अब हम लोग देखेंगे कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकट ने 1875 ईस्वी में अमेरिका में की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1875 में की गई। कहाँ पर की गई? तो अमेरिका में की गई। किसके द्वारा की गई? तो HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकट के द्वारा की गई थी। और भारत में इसने अपना मुख्यालय कब बनाया? 1882 में। और कहाँ पर स्थापित किया? तो अडयार मद्रास में। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? बंगाल का द्वैत शासन जो है ये कब से कब तक चला था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक या फिर 1760 से 1793 तक। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का जो द्वैत शासन है ये 1775 से लेकर के 1772 ईस्वी 1765 से लेकर के और 1772 ईस्वी तक चला। कब से कब तक? तो 1765 से लेकर के और 1772 ईस्वी के बीच में चला। अगर हम लोग कहें कि बंगाल में द्वैत शासक का जनक कौन था, किसने इसे प्रारंभ किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। कब किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। वहीं अगर देखा जाए तो द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो द्वैत शासन का उन्मूलन कर वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका अंत किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका अंत किया था और रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी शुरुआत की थी। तो द्वैत शासन की शुरुआत 1765 और इसकी समाप्ति 1772 ईस्वी में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इन्हें निम्न कुल का बताया गया है, कुलहीन बताया गया है? तो ये ब्राह्मण साहित्य है, जैन साहित्य है, मुद्रा राक्षस है या फिर बौद्ध साहित्य है? कौन है? ब्राह्मण साहित्य है, जैन साहित्य है, मुद्रा राक्षस है या फिर बौद्ध ग्रंथ है? कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसका अर्थ होता है निम्न कुल या फिर कुलहीन। क्या इसका अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है निम्न कुल या फिर कुलहीन, इसका अर्थ होता है। मुद्रा राक्षस जो है ये किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या है? तो ये प्रबुद्ध निरंकुशवाद है, पैतृक निरंकुशवाद है, नियंत्रित प्रजातंत्र है या फिर केंद्रित निरंकुशवाद है? इनमें से क्या है? अशोक के समय में मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विश्लेषण क्या होगा? तो ये पैतृक निरंकुशवाद है। क्या है? पैतृक निरंकुशवाद है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
यातना की भी एक निश्चित सीमा होती है। यातना बुद्धिमत्ता भी हो सकती है और मूर्खता भी, और जब आप सीमा पर पहुंच जाए तो उसके आगे यातना सहना केवल मूर्खता है। यह कथन किस महापुरुष का है? ये कथन किस महापुरुष का है? महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है, दादा भाई नौरोजी का है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है? यातना की भी एक निश्चित सीमा होती है। यातना बुद्धिमत्ता भी हो सकती है और मूर्खता भी हो सकती है। जब आप सीमा पर पहुंच जाएं तो उसके आगे यातना सहना केवल मूर्खता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये महात्मा गांधी का है। किसका कथन है? ये महात्मा गांधी का है। इन्होंने कहा है कि अगर यातना सह रहे हैं तो ये बुद्धिमत्ता भी हो सकती है और मूर्खता भी, लेकिन इसकी जब सीमा पार होने लगे तो इसे सहना मूर्खता होता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसे क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खुदाई हड़प्पा स्थान पर हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सर्व प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है, या फिर हड़प्पा सभ्यता के सैंधवकालीन अवशेष जानकारी प्राप्त हुई है। इनमें से क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई थी? तो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खुदाई कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दयाराम शाहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिशामुद्दीन जुनौदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिशामुद्दीन जुनौदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के समय में जो कुल जमा राशि जो होती थी या फिर कुल जमा का हिसाब जो है वो कौन देखता था? तो हिशामुद्दीन जुनौदी देखता था। कौन? हिशामुद्दीन जुनौदी। हिशामुद्दीन जुनौदी के द्वारा दिल्ली सल्तनत का कुल जमा कितना था? तो ये 4 करोड़ 50 लाख था, 5 करोड़ 30 लाख था, 6 करोड़ 75 लाख था, या फिर 7 करोड़ 40 लाख था। कितना था ये? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 6 करोड़ 75 लाख था। कितना था? 6 करोड़ 75 लाख। राइट आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये दल कौन सा है? ये दल क्या इंडियन फ्रीडम पार्टी है, आज़ाद हिंद फौज है, रेवोल्यूशनरी फ्रंट है, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक है? इनमें से कौन है? तो वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा? कांग्रेस को कब छोड़ा? तो 1939 ईस्वी में छोड़ा। कब छोड़ा? 1939 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में कांग्रेस को जब सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा तो उन्होंने कांग्रेस में इस चीज़ की घोषणा कर दी थी। किसकी घोषणा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने घोषणा कर दी थी, इसकी स्थापना की घोषणा कर दी थी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है तो इसकी स्थापना की घोषणा की थी, तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। यानी 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 मई। कब? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता के सर्वाधिक घनी आबादी वाले 2 नगर निम्न में से कौन से थे? सर्वाधिक घनी आबादी वाले 2 नगर निम्न में से कौन से थे हड़प्पा सभ्यता के? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे, कालीबंगा और लोथल थे, रोपड़ और रंगपुर थे, या फिर लोथल और देसलपुर थे? कौन थे? तो सबसे घनी आबादी वाले 2 नगर जो थे ये हड़प्पा यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। और हड़प्पा की कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी।
यहाँ पर हम लोग देखें कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता जो है वो राखाल दास बनर्जी है। कौन है? राखाल दास बनर्जी। और 1921 में हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है, तो ये दयाराम साहनी है। भारत में महिला आंदोलन का आरंभ मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ? महिला आंदोलन का आरंभ जो है ये मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ? तो ये जो है हम लोग देखेंगे कि सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, रमाबाई रनाडे या फिर हीराबाई टाटा, किसके द्वारा हुआ, किसकी प्रेरणा से हुआ? तो भारत में महिला आंदोलन का आरंभ मुख्यतः रामाबाई रनाडे की प्रेरणा से हुआ। किसकी प्रेरणा से? तो रामाबाई रनाडे की प्रेरणा से हुआ। ये चीज हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि रामाबाई रनाडे जो थी वो कौन थी? तो रमाबाई रनाडे जो थी ये महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी। कौन थी? जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी थी। और ये एक भारतीय समाज सेवी भी थी और 19वीं शताब्दी में पहली महिला अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा। इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न है जिसे हम देख रहे हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, प्रश्न का लेवल कैसा था, प्रश्न कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यानी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इसे देखने में लेट ना करें। धन्यवाद।